हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी ने पुराने वीडियोस हमारे देख लिए होंगे। सारे तीनों चारों वीडियो जितने भी अपलोड हुए हैं अभी तक आप सभी ने देखे होंगे। आपने पहले स्टार्ट किया होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से, फिर उसके बाद सॉलिडिफिकेशन देखा होगा। तो अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। जो हम लोगों ने सॉलिडिफिकेशन देखा था उसी के आगे का पार्ट है, कंटिन्यू करना है। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। सॉलिडिफिकेशन का ही एक प्रोसेस था जब हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियाई का फॉर्म होना, न्यूक्लियाई को फॉर्म करने के बाद क्रिस्टल्स का फॉर्म होना। जब वो न्यूक्लियाई आपस में मिलते थे तो क्रिस्टल्स बनते थे। तो एक्चुअली जो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है ये है केवल और केवल फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स का। अब क्रिस्टलाइजेशन बहुत जगह क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है कि अगर हम क्रिस्टलाइजेशन आ रहा है तो भी हम सॉलिडिफिकेशन के बारे में लिखें? नहीं, बिल्कुल टेक्निकली अगर हम देखते हैं बेटा वो अलग होता है। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है ना। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन अपना टॉपिक है। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम क्या समझ रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर सॉलिडिफिकेशन से उसको रिलेट करने वाले हैं। तो अपना जो आज का पहला टॉपिक होगा वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किया है आपके लिए। आप इसको चाहें तो रफ कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, एक अपनी मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉपी बना के उसको नोट कर सकते हैं और इस पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं आप डाउट क्लास में। हम लोगों ने यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन को जो देखा है वो ये है, कहता है कि क्रिस्टलाइजेशन मींस टू अलाउ द लिक्विड टू कूल एट इनफ स्लोअर रेट टू फॉर्म क्रिस्टल्स। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड स्टेट में यदि अगर कोई चीज होती है ना, या कोई भी एक लिक्विड है जो कि वो उसका टेम्परेचर हाई है ना, वो गर्म है और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। एक तरीके से हम उसमें फ्री कन्वेक्शन के थ्रू हम उसको कूल करना चाहते हैं। फ्री कन्वेक्शन मतलब कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं। जैसे हम फैन नहीं लगा रहे हैं, टेम्परेचर हम उतना ही मेंटेन करके रखें जो रूम का है, उसमें कोई एसी नहीं चल रही है। तो मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस को हम एब्सेंट करके यदि अगर हम किसी चीज को कूल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो रेट होगा बेटा वो स्लोअर होगा एज कंपेयर टू अगर हम फोर्स कन्वेक्शन कूलिंग करते हैं। तो मतलब अगर हम कोई भी चीज, अगर मान लो आप गर्म पानी रखे हो एक बाउल में, उसको आप नॉर्मली एक रूम में रखते हो तो जो उसकी ठंडे होने की जो रेट होगी, जो स्पीड होगी उसकी, एज कंपेयर टू अगर एक बाउल रख रहे हो उसमें पंखा चला रहे हो दूसरे रूम में, तो जो पानी का जो ठंडा होना है वो किसमें होगा, जिस रूम में फैन चल रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स को हटा देते हैं तो स्लोअर रेट में अगर हम किसी भी हॉट सब्सटेंस की या हॉट फ्लूइड की या हॉट लिक्विड की अगर हम कूलिंग कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में है उसकी जो कूलिंग कर रहे हैं, यदि अगर उसका रेट स्लोअर है, ठंडे होने का जो रेट है उसका वो स्लो है, तो क्या होगा, वो डेफिनेटली वो क्या फॉर्म करेगा, क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा। और ये क्रिस्टल्स का फॉर्म होना एट स्लोअर रेट, जो कूलिंग हो रही है वो स्लोअर रेट में होगी। जब कूलिंग स्लोअर रेट में होगी तो क्रिस्टल फॉर्म होगा, और क्रिस्टल अगर बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है एक तरीके से बेटा, क्रिस्टलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये इट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कैसे होगा, जब आप किसी भी लिक्विड को आप लोअर रेट पे, स्लोअर रेट पे उसको कूल करते हो तो ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल से टर्म में अगर आप समझते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन इट मींस टू अलाउ द लिक्विड टू कूल एट इनफ स्लोअर रेट टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कूलिंग ऑफ मोल्टेन मेटल टू ऑब्टेन अ सॉलिड यूजुअली कॉजेस क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि यदि अगर कोई चीज सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हो रही है, कोई कहीं पे भी सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि क्रिस्टलाइजेशन हमेशा हो। यदि अगर आपने सॉलिडिफिकेशन की डेफिनेशन देखा होगा तो सॉलिडिफिकेशन क्या कहता है, इट इज अ स्टेट चेंज प्रोसेस, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है लेकिन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो कंडीशन वहां पे क्या थी, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो उसकी कूलिंग हो रही है वो स्लो हो रही है। यदि अगर हम कूलिंग को फास्ट कर रहे हैं, यदि अगर हम कूलिंग को फास्ट कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, वो चीज सॉलिडिफाई तो हो रही है लेकिन वहां पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है।
तो जब भी अगर हम ये बोलें कि सॉलिडिफिकेशन होगा तो क्रिस्टलाइजेशन होगा हमेशा, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि सॉलिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से उसका बिलो टेम्परेचर होना चाहिए और उसको आप नॉर्मली या क्या कहते हैं स्लोली स्लोली उसको आप कूल कर रहे हो। बट अगर हम उसी केस में क्या करें, मेल्टिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर उसका हाई है, टेम्परेचर उसका हाई रहने देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से उसका ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल सोर्स या फैन या एसी या किसी और मीडियम के थ्रू हम उसको ज्यादा स्पीड में उसको ठंडा करना चाहते हैं, तो वो सॉलिडिफाई तो होगा, सॉलिडिफाई तो होगा, लेकिन वहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स यानी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं पॉसेस करेगा वो। तो यही कहने का मतलब है कि जहां पे भी सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, जहां पे भी सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता है वहां पे। और ये क्रिस्टलाइजेशन तभी होगा जब उसके बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट में स्लोअर रेट कूलिंग होगी, तो कूलिंग का जो रेट होगा वो स्लो होगा। यदि अगर कूलिंग की रेट फास्ट हो रही है और टेम्परेचर उसका ज्यादा भी है, तो वहां पे बेटा आपका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, क्रिस्टल का फॉर्म नहीं होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि सॉलिडिफिकेशन का एक पार्ट है क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता था, न्यूक्लियाई बनते थे, न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक क्रिस्टल बनाते थे और फिर वो छोटे छोटे क्रिस्टल बन के ग्रेन साइज में कन्वर्ट होते थे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, जो क्या कहते हैं, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसके जो न्यूक्लियाई है जो आपस में बन के आपस में मिलकर वो क्रिस्टल्स बना रहे हैं, उन क्रिस्टल्स का बनना ही क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, या सिंपली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना बोल लो तो क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं, कूलिंग ऑफ मोल्टेन मेटल। यदि अगर कोई भी मेटल मोल्टेन फॉर्म में है, तो हम लोग कहां पे जा रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन वाले में जा रहे हैं। यदि अगर हम किसी मोल्टेन मेटल को, मतलब कोई मेटल लिया, उसको हमने गर्म किया हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे जब गर्म किया तो जो हमारा स्टेट था उसका सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में आ चुका है, यानी मोल्टेन फॉर्म में आ चुका है। तो अगर कोई चीज, अगर कोई मेटल का जो सॉल्यूशन है वो मोल्टेन फॉर्म में है और उसको हम क्या करना चाहते हैं बेटा, कूल करना चाहते हैं, उसको हम ठंडा करना चाहते हैं, टू ऑब्टेन अ सॉलिड। अब उसको मोल्टेन फॉर्म में करके हम उसको सॉलिड बनाना चाहते हैं कूल करके, तो जनरली क्या होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करता है। अब यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को फॉलो तब करेगा जब उसका टेम्परेचर जो है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होगा और उसकी जो कूलिंग की जो रेट होगी, जो कूलिंग का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्लोअर होगा। यदि अगर स्लोअर कूलिंग रेट नहीं रहा और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहा, तो वहां पे हमारा बेटा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो वहां पे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पॉजेस करती ही है। एंड द सॉलिड फॉर्म्ड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर किसी भी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन पॉजेस हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन वाला स्टेप आया हुआ है, तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि सॉलिडिफिकेशन या सॉलिडिफाइड सॉलिड, सिंपल सी बात, अगर सॉलिडिफाइड सॉलिड बोले और क्रिस्टलाइन सॉलिड बोले तो दोनों में डिफरेंस है। सॉलिडिफाइड सॉलिड, उसकी कूलिंग रेट फास्ट रही होगी, उसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं हो, उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होगा, डेफिनेट शेप नहीं उसको मिली होगी, वो ठंडा होगा, जैसे का तैसे वो ठंडा हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर फेज के थ्रू वो क्या कहते हैं, आराम से स्टेप बाय स्टेप वो कूल हो रहा है, स्लो रेट पे कूल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको एक डेफिनेट शेप और साइज उसको गेन होती है, उसको मिलती है, जिसकी वजह से जो उसका शेप और साइज होता है वो एक फिक्स होता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, और वो जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्रिस्टलाइजेशन था। तो क्रिस्टलाइजेशन हम लोगों ने देखा, इट मींस टू अलाउ द लिक्विड टू कूल एट एनफ स्लोअर रेट टू फॉर्म क्रिस्टल्स, क्रिस्टल का फॉर्म होना, और जब क्या कहते हैं कोई लिक्विड उसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए एट एनफ स्लोअर रेट, उसका रेट जो है कम होना चाहिए, ठंडे होने का जो रेट है, यानी कि उसका जो एनवायरनमेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज मोल्टेन फॉर्म में रखा और उसका टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर था 25 की जगह हमने उसको 10 डिग्री कर दिया, तो डेफिनेटली बेटा उसका जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो फास्ट हो जाएगा।
और यदि अगर आप क्या कहते हैं 25 डिग्री की जगह आप 45 डिग्री कर रहे हो तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट स्लो हो जाएगा। तो हमें उसके टेम्परेचर को, रूम के टेम्परेचर को छेड़खानी नहीं करनी है, रूम को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। उस केस में जो होगी उसकी जो कूलिंग होगी वो स्लोअर रेट में होगी, और जो स्लोअर रेट में अगर कोई कूलिंग हो रही है, किसी मोल्टेन मेटल का क्या कहते हैं कूलिंग हो रहा है और वो सॉलिड बन रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, क्रिस्टलाइजेशन फेज वहां पे आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन। अब बात आती है कि क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन क्या अलग है या दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन अभी तक जो आप लोगों ने देखा तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन गई होगी कि सॉलिडिफिकेशन का एक पार्ट है क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन अलग है और सॉलिडिफिकेशन अलग है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन जो बात करता है वो स्टेट चेंज की बात करता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट तक की बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल का जो फॉर्म होना है वो कब होता है, स्लोअर रेट ऑफ कूलिंग में होता है। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंस है। और बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सॉलिडिफिकेशन जो होता है ना वो टेम्परेचर या प्रेशर फिनोमिना होता है। मतलब आप अगर स्टेट चेंज कर रहे हो तो या तो टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हो या तो प्रेशर के थ्रू कर सकते हो, है ना। जैसे आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, तो लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहे हो तो या तो टेम्परेचर आपको चेंज करना पड़ेगा या तो उसमें प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिडिफिकेशन है वो टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट फिनोमिना है। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर प्रेशर नहीं बल्कि टेम्परेचर ग्रेडियंट फिनोमिना होता है। क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जिसकी हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में भी, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहता है टेम्परेचर अलोंग द लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर अलोंग द लेंथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक आयरन रॉड है, मान लो ये आयरन रॉड है हमारे पास। अब इसको हमने क्या किया, इसको एक एंड से हमने पकड़े रखा और एक एंड से हमने इसको हीट किया। ठीक है, ये कोई हीटिंग डिवाइस है और इस हीटिंग डिवाइस से हम इसको हीट कर रहे हैं। तो आप क्या इसको क्या कहते हैं, कैसे ऑब्जर्व करोगे बेटा, आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ पे इस साइड में इस एंड पे हम कंटिन्यूअस हीटिंग कर रहे हैं, इस साइड पे कंटिन्यूअस हीटिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे आप टच करोगे तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर फील होगा एज कंपेयर टू अगर आप इस पॉइंट पे टच कर रहे हो तो यहाँ पे कम टेम्परेचर होगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर, तो इसका मतलब अलोंग द लेंथ में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे उसका डायमेंशन बढ़ रहा है, एक साइड पे अगर हम देख रहे हैं तो जैसे जैसे उसकी लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर हम इस तरह, जैसे ये एंडिंग क्या कहते हैं हीटिंग एंड है, तो अगर हम इसको इधर से हम जा रहे हैं तो बेटा इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ उसका टेम्परेचर अलोंग द लेंथ कम होते चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, अलोंग द लेंथ जो है, जैसे जैसे हम लेंथ को आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यही चीज है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, वो ये कहता है कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट फिनोमिना है। सॉलिडिफिकेशन क्या है, टेम्परेचर या प्रेशर डिपेंडेंट फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर एक लोकेशन पे हो रहा है। जो क्रिस्टल्स का फॉर्म होना है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सॉलिडिफिकेशन वाले में, एक कंटेनर लिया था। ठीक है, कंटेनर का टेम्परेचर जो था नॉर्मल था, उस कंटेनर में हमने क्या हुआ, मोल्टेन मेटल हाई टेम्परेचर वाला पोर कर दिया। तो क्या होगा, सॉलिडिफाई कहां से होना स्टार्ट किया, सॉलिडिफाई उसने अपने वॉल से स्टार्ट किया है ना। जो आपका उस जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, जो वॉल है, जो सरफेस है, वहां से उसके क्या कहते हैं न्यूक्लियाई फॉर्म में न्यूक्लियाई क्रिस्टल्स बनाए, क्रिस्टल्स फिर वो ग्रेन साइज में बने, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा का पूरा मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि अलोंग द लेंथ जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन सॉलिडिफिकेशन में ऐसा नहीं। तो एक्चुअल अगर डिफरेंस देख रहे हैं सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन में, तो यही है कि सॉलिडिफिकेशन बेटा कहता है स्टेट चेंज हो रहा है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट,
क्रिस्टलाइजेशन उसी का पार्ट है, सॉलिडिफिकेशन का ही पार्ट है। लेकिन जब क्या कहते हैं, अगर कोई भी लिक्विड अपने स्टेट चेंज, कोई भी लिक्विड यदि अगर वो हम इसको अलाउ करते हैं कूल होने के लिए, तो उसका जो उसमें अगर स्लो कूलिंग हो रही है और वो सॉलिडिफाई हो जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो फॉर्मेशन ऑफ जो क्रिस्टल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जो सॉलिडिफिकेशन मेथड होता है उसमें 90% या 95% हम कह सकते हैं कि वहां पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता ही है। लेकिन 5 से 10% ऐसे भी होते हैं जहां पे उनकी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो फास्ट कर दी जाती है, या उसकी क्या कहते हैं, उसको जब हम कूल करने के लिए छोड़े तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर है, तब उसको हम कूल होने के लिए छोड़ रहे हैं। तो उन दो केसेस में क्या होता है, वहां पे सॉलिडिफिकेशन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन या विदाउट फॉर्मिंग क्रिस्टल जो है सॉलिडिफिकेशन, वो कोई भी मेटल, मोल्टेन मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में वो चेंज हो जाता है या सॉलिड फॉर्म में उसको मिल जाता है विदाउट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा सॉलिडिफिकेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। सॉलिडिफिकेशन के अंदर आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन सिंपल सा क्रिस्टलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल तभी होगा जब लिक्विड जो है, लिक्विड स्टेट में जो भी चीज है उसको आप स्लो रेट पे आप कूल करो। क्या करो, स्लो रेट पे आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। तो ये था बेटा अपना सॉलिडिफिकेशन के साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन, और सॉलिडिफिकेशन से बिल्कुल अलग होता है क्रिस्टलाइजेशन कुछ और कहता है, सॉलिडिफिकेशन कुछ और कहता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो सॉलिडिफिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो आई थिंक हमारे ये दो टॉपिक अभी क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी सिलेबस हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स कुछ नया नहीं है बेटा, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था क्रिस्टलाइजेशन। जो भी सॉलिड्स क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो भी सॉलिड्स क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू नहीं फॉर्म हो रहे हैं उनको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का, तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख पाए तो इसको देखिए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या कहता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आपने सिंपली अगर देखा होगा जो पहले के टाइम में सॉल्ट आता था, नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा देखा होगा, नमक का टुकड़ा, बड़ा वाला जो टुकड़ा आता है ना, उसको अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। ठीक है, आइस क्यूब्स जैसे आते हैं वैसे ही पहले के टाइम पे नमक आता था, सॉल्ट आता था, तो वो सॉल्ट भी हमारा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है क्रिस्टलाइंस होते हैं। अब क्या होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स, पहले तो ये समझ लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बेटा ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी उपाधि दी गई है। कहते हैं कि भाई ट्रू सॉलिड्स अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रू सॉलिड्स है। उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड से ही आपको काफी चीजें क्लियर हो गई। जो अभी हम लोगों ने टेम्परेचर की बात किया था कि उसका जो रेट है, जो कूलिंग रेट है वो क्या होना चाहिए, स्लोअर होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन में। यदि अगर हम कूलिंग को फास्ट कर दिए तो बेटा क्या होगा, सुपर कूलिंग होगी। सुपर कूलिंग मतलब फास्ट कूलिंग, अल्ट्रा फास्ट कूलिंग। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स, यदि अगर हमारे पास कोई भी मोल्टेन मेटल है और उसकी हम कूलिंग का रेट इतना फास्ट कर देते हैं, तब वो अगर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स, और एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे पुरानी चीजों को कि सुपर कूल्ड जो हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पे, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, वो क्या होता है एमॉर्फस के फॉर्म में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, क्रिस्टलाइजेशन इज टू अलाउ द लिक्विड टू कूल एट इनफ स्लोअर रेट। अगर बेटा इस चीज को अगर हम हटा देते हैं, अगर इस चीज को हटा देते हैं तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वो जाएगा, भले ही क्रिस्टल फॉर्म नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये क्रिस्टल फॉर्म नहीं होगा, लेकिन लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। तो अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन क्रिस्टल नहीं बन रहा है। और जब अगर क्रिस्टल नहीं बन रहा है तो उसका रेट जो है या तो फास्टर होगा, और जब रेट फास्टर होगा, क्रिस्टल नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, उसमें जो सॉलिड प्रोड्यूस होगा, सॉलिड जो फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स।
और एमॉर्फस सॉलिड ही है जिसको हम लोग ने बोला है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स का मतलब होता है यदि अगर लिक्विड की कूलिंग फास्ट हो, उसका रेट जो है वो फास्ट हो और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उस टाइप के सॉलिड्स को, जो सॉलिड्स फॉर्म हो रहे हैं उस टाइप सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स की कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास वेल डिफाइंड एजेस एंड फेसेस होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। आप अगर सॉल्ट का एग्जांपल लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पुराने के टाइम पे सॉल्ट के जो क्यूब्स आते थे बेटा, उसमें उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक आप क्यूब लोगे, बड़ा सा क्यूब, तो उसमें छोटे छोटे क्यूब्स आपको दिखेंगे। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, इनका एक वेल डिफाइंड फेस होता है, वेल डिफाइंड एजेस होते हैं। अब ये एजेस और फेसेस क्या होते हैं आप यहां से देख सकते हो। एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये आपके एटम्स हैं, जो ये एटम का एक अरेंजमेंट है। तो इस अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एटम का अरेंजमेंट एक प्रॉपर होता है, एक प्रॉपर एज होता है, एक प्रॉपर फेस होता है, एक प्रॉपर जो एटम्स होते हैं ना, एक ऑर्डर्ड वे में अरेंजमेंट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एक कहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे कहीं पे भी नहीं, रैंडम नहीं। ये एक प्रॉपर वे ऑफ अरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास बेटा वेल डिफाइंड एजेस एंड फेसेस होते हैं। ये वेल डिफाइंड एजेस एंड फेसेस किससे होते हैं, किसके होते हैं, एक्चुअली एटम्स के होते हैं। जो एटम्स अरेंज हुए हैं एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इसका क्या कहते हैं, अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एटम्स रैंडमली प्लेस्ड है, कहीं से कहीं पे भी कुछ भी इसका प्रॉपर एज नहीं है, प्रॉपर फेस नहीं है ना। तो ये जो होते हैं ये इररेगुलर और कर्व्ड सरफेसेस होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स का। आप पत्थर का एक टुकड़ा ले लो, ठीक है, आप पत्थर का एक टुकड़ा ले लो या स्टोन ले लो कोई, उस स्टोन को देखोगे बेटा वो एमॉर्फस होता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं। जैसे आप उसको बीट भी करोगे, उसको आप किसी चीज से उसको हैमरिंग करके उसको आप अलग अलग करोगे भी, तो भी जो उसका पार्ट होगा जो टूटेगा ना वो अनइवन टूटेगा। ऐसा नहीं कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में ही टूटेगा। बट इन फैक्ट अगर आप सॉल्ट के पीस को अगर आप क्या कहते हैं आप हिट करते हो, उसको ब्रेक करते हो, तब भी उसमें आपको एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, है ना। तो यही डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, वेल डिफाइंड एजेस एंड फेसेस होते हैं, इसमें इररेगुलर और कर्व्ड सरफेसेस होता है। इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है बेटा, और इसमें जो है इसमें क्या कहते हैं रैंडम होता है। अब ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं हम लोग को क्रिस्टलोग्राफी में, हालांकि वो अपने पार्ट अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि अपना इसमें बीसीसी है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक है, फिर एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th 11th 12th में आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सारा कुछ आपने देखा होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, और जो नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं उसमें एटम्स का अरेंजमेंट इम्प्रॉपर वे में, रैंडम वे में होता है, ठीक है। इनकी कोई रेगुलर फेसेस नहीं होते, इनकी जनरली इररेगुलर और कर्व्ड फेसेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं। उसके बाद ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये मैंने बता ही दिया कि जो अरेंजमेंट है एटम्स का, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे ये मिलके बना हुआ है, इनका अरेंजमेंट ऑर्डर्ड वे में है, इनका नहीं है। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन है, ये हमारा एमॉर्फस है। उसके बाद डेफिनिट फिक्स्ड शेप, रिजिड, इनकम्प्रेसिबल। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो बेटा उनकी शेप डेफिनिट होती है, फिक्स्ड होती है, वो रिजिड होते हैं। मतलब रिजिड आप समझ चुके हो कि रिजिड होता क्या, हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। कोई भी चीज अगर रिजिडिटी हम बात करें तो रिजिड क्या होता है, तो रिजिड होते हैं, एक तरीके से हार्ड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, है ना। उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो पा रही है, डेंसिटी चेंज नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसमें कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप और जो है साइज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है क्रिस्टलाइन। और जो एमॉर्फस की बात करते हैं तो एमॉर्फस में बेटा इसको आप उल्टा कर दो कि डिफरेंट शेप नहीं होता है, उसमें फिक्स्ड शेप नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है, इनकम्प्रेसिबल की जगह पे आप उसको बोल सकते हो मे बी या मे नॉट बी। तो हमारा क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स यहाँ पे आता है। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने देख लिया। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी।
क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? एक्चुअली ये जितना हम लोगों ने देखा ना, जितना अभी तक आपने देखा, सॉलिडिफिकेशन देखा था, सॉलिडिफिकेशन के बाद प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टीज के बाद आप लोगों ने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस देखा था, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बाद आपने जो भी इतना आपने स्टडी किया है ना, एक्चुअली वो सारा का सारा पार्ट बेटा क्रिस्टलोग्राफी के अंदर आता है। सिंपल सी बात है, क्रिस्टलोग्राफी कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टल की स्टडी करना। सिंपल सी बात है, क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टलोग्राफी एक क्रिस्टल की स्टडी करना। अब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स आपने देखा है कि क्रिस्टल कैसे बनता है ना? क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जब न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल्स बनते हैं। तो उन क्रिस्टल्स की स्टडी करना, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, किस एंगल से है, ये सारा कुछ बेटा क्रिस्टलोग्राफी के अंदर आता है। तो क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है, इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्या बताती है? इट डिटरमाइंस द अरेंजमेंट्स एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स या in crystalline solids and with the geometric structure of crystals internally not external shape। मतलब इसका ये है कि जो हमारा क्रिस्टलोग्राफी है, क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसी साइंस या इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि क्या कहती है, उसमें जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है बेटा वो बॉन्डिंग ही है ना? बॉन्डिंग कैसे होती है मेटल्स में, वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या क्या होती है, उनके बारे में हम लोग को देखना है। तो क्रिस्टलोग्राफी में यही बताया गया है कि कैसे अरेंजमेंट होता है, सिंपल क्यूबिक है, बेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक है या कैसे है, तो उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना है और उसके बाद उनके बीच में एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, किस टाइप की बॉन्डिंग है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, किस टाइप की बॉन्डिंग है हमें उसके बारे में देखना है। डाइपोल डिस्पर्सन डेटिव बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास में अपना जो होगा वो बॉन्डिंग के बारे में ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्रिस्टल्स की जो स्टडी की जा रही है वो इंटरनल शेप की बात कर रहा है, इंटरनल शेप की बात कर रहा है, एक्सटर्नल शेप की बात नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये चौक हमें कैसे दिख रही है, इस पे मैटर नहीं होता है क्रिस्टलोग्राफी, बल्कि चौक के पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं और उनके बीच में चौक पार्टिकल्स के अंदर बीच में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं, इनकी स्टडी करना है, यही होता है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी कहता है कि जो अभी तक क्रिस्टल्स आपने बनाया, क्रिस्टलाइजेशन से जो आपको क्रिस्टल्स मिले, वो क्रिस्टल्स की स्टडी अब यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफी में की जाती है। तो क्रिस्टलोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ arrangements and bonding of atoms in crystalline solids and with the geometric structure of crystals। ये ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बेटा, नॉट एक्सटर्नल शेप, ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल शेप की ये बात नहीं करता है। तो हम लोग अब जो है आज हम लोगों ने देखा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन। वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्रिस्टलोग्राफी। अब आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एटम्स के बीच में जो हमारे मेटल एटम्स हैं या फिर जो हमारे मेटल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मेटल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है वो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में अपने। तो हम लोग अब बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप इतना आज जो हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। यदि अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो बेटा अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्टिव क्लास है ना, इंटरेक्टिव सेशन जो होगा, डाउट क्लास जो होती है, उसमें हम लोग उसको क्लियर करेंगे। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको यहाँ पे बोर्ड में आपको लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि आप इसको पेन से नोट डाउन कर सके। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यदि अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आप इसको कहीं पे भी कंफर्टेबली आप आंसर दे पाओगे। यदि अगर ये चीजें आप मिस कर गए तो फिर आपका कहीं ना कहीं बेटा ये चीज फिर लैग करेगा और आप जो है कंफर्टेबली आंसर नहीं कर पाओगे यदि अगर कोई क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू।